हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बेटर मैथ्स में। मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक के अंडर दो ऑपरेशन समझाए थे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आई होप कि आपको वो समझ में आ गई हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे आज हम। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना बिकॉज आपके मेनली बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक के बेस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर मास्टरी करनी है, फ्री के मार्क्स चाहिए, तो देखना वीडियो लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो फ्रेंड्स हैं, अंकित एंड मीरा। इनको चार्ट्स और बलून्स बाय करने हैं, ठीक है। तो ये दो शॉप्स पे जाते हैं, शॉप नंबर 1 एंड शॉप नंबर 2। दो शॉप पे जाते हैं एंड देखते हैं कि दोनों शॉप्स पे अलग अलग प्राइस है। चार्ट्स का अलग प्राइस है, बलून्स का अलग प्राइस है। तो अब हमें बताया गया है कि अगर वो शॉप 1 से चार्ट्स एंड बलून्स खरीदते हैं तो उनको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और अगर शॉप 2 से बाय करते हैं तो उन्हें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उनको जितने चार्ट्स और जितने बलून्स के पैकेट्स चाहिए थे, मैंने उन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। जैसे अंकित को 2 चार्ट्स और 5 बलून के पैकेट्स चाहिए थे, मैंने 2 5 लिख दिया। फिर मीरा को 8 चार्ट्स एंड 10 बलून्स के पैकेट्स चाहिए थे, वो मैंने लिख दिया। अब वो जब फर्स्ट शॉप पे गए तो वहाँ पर एक चार्ट का प्राइस क्या है, 5 रुपये फर्स्ट शॉप पे, और बलून्स के एक पैकेट का प्राइस क्या है, 50 रुपीज़। वहीं सेकंड शॉप पे एक चार्ट के प्राइस है 4 रुपीज़, और एक बलून के पैकेट का प्राइस है 40 रुपीज़। तो मैंने इन दोनों डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब पूछा था कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई, शॉप 1 की अलग, शॉप 2 की अलग, अंकित की अलग, मीरा की अलग, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब जब वन चार्ट का प्राइस शॉप 1 पे 5 रुपये है, तो दो चार्ट्स का प्राइस कितना होगा, 2 इंटू 5 10 रुपीज़। यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। आइए बताती हूँ। तो हमने दो मैट्रिक्स ले ली, 2 8 5 10 एंड 5 50 4 40। ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये है अंकित का, ये मीरा का, ये शॉप 1, ये अंकित ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये मीरा, ये शॉप 1 है वर्टिकल, ये शॉप 2 है। अब हमें बताना है कि शॉप 1 पे कितना टोटल कॉस्ट पड़ा अंकित को चार्ट्स और बलून्स का। तो कितने, दो चार्ट्स हैं, दो चार्ट्स हैं एंड प्राइस कितना 5, कि एक चार्ट का प्राइस 5 है, तो दो चार्ट्स का प्राइस कितना होगा, 2 इंटू 5 प्लस कितने बैग उसने पैकेट लेने बलून्स के 5, प्राइस क्या है 50 रुपीज़, सी 50 रुपीज़। तो एक पैकेट का प्राइस है 50 रुपीज़, उसने 5 पैकेट लेने हैं, तो हाउ विल कैलकुलेट 5 इंटू 50, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। एक पैकेट का प्राइस कितना, 50 रुपये, तो 5 पैकेट का प्राइस कितना होगा, 5 इंटू 50 है ना। तो वो चीज़ मैंने करी। प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें पूछा गया है कि अंकित ने जब शॉप 1 पर गया तो उसका टोटल कॉस्ट कितनी आई, चार्ट्स की बलून्स जब उसने दोनों बाय करें। तो पहले हमने चार्ट्स का निकाल दिया, फिर प्लस के बलून्स का निकाल दिया। तो जो उसको सॉल्व करके आएगा वो टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब निकालते हैं मीरा का। अगर मीरा फर्स्ट शॉप पे जाती है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब मीरा ने फर्स्ट शॉप से ये 8 चार्ट्स लेने हैं, तो फर्स्ट शॉप पे 8 चार्ट्स की कितनी प्राइस है, एक चार्ट की प्राइस 5 है, तो 8 चार्ट्स की कितनी होगी, 8 इंटू 5, ठीक है। और उसे 10 पैकेट लेने बलून के, और तो एक पैकेट की 50 है, तो 10 पैकेट कितनी होगी, 10 इंटू 50, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये हमारा शॉप 1 का डेटा हो गया। अब आते हैं हम शॉप 2 पे। शॉप 2 पे क्या है, शॉप अंकित ने सामान उतने लेने, बस प्राइस का फर्क है। देखते हैं क्या प्राइस आता है। अब उसने दो चार्ट्स लेने हैं जो शॉप 2 पे 4 रुपए के है, कि एक चार्ट शॉप 2 पे 4 रुपए का है, शॉप 1 पे 5 का था, इस पे 4 रुपए का। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो दो चार्ट्स कितने के होंगे, 2 इंटू 4 प्लस उसने 5 बलून्स के पैकेट लेने हैं,
और प्राइस क्या है 40 रुपीज़ की। एक पैकेट का बलून 40 रुपये का है, तो 5 कितने होंगे, 5 पैकेट कितने के होंगे, 5 × 40। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ समझ में आ गई कि 2 चार्ट्स लेने थे, प्राइस था 4, तो 2 × 4 कर दिया, और 5 पैकेट्स लेंगे, प्राइस है एक का 40, तो 5 का 5 × 40 कर दिया और आपस में ऐड कर दिया, तभी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना अंकित की शॉप 2 पे, है ना। चलिए अब करते हैं मीरा का। मीरा ने 8 चार्ट्स लेने हैं जिसका प्राइस है 4 रुपये एक का, तो 8 है कितना होगा, 8 × 4, प्लस उसने 10 पैकेट लेने बलून के, एक का प्राइस क्या 40, तो 10 का क्या होगा 10 × 40। ठीक है, तो ये हुआ डेटा आपका शॉप 2 का। तो हमने इस तरह से टोटल कॉस्ट निकाल ली अंकित की, मीरा की, शॉप 1 की, शॉप 2 की। ठीक है, ये चीज़ देखो हमने किया क्या, हमने, मैं आपको दूसरे मार्कर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने ये वाली रो को ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में। ठीक है, A11 में हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम में हम सेकंड इसमें A21 में हमने ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमने शॉप 2 का डेटा निकालने के लिए हमने ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, ये A12 निकालने के लिए, फिर हमने A22 निकालने के लिए हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। यानी कि आपको रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सीरियल वाइज, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों रोज कॉलम मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आपका फर्स्ट कॉलम तैयार है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस, कि आपको दोनों, आपको जितनी भी रोज में, जैसे आप 2 रोज सपोज 3 होती 4 होती, जितनी भी रोज है उन सभी रोज को पहले फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ का नए मैट्रिक्स आपका फर्स्ट कॉलम रेडी हो जाएगा। फिर जितनी भी रोज है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, ये सेकंड कॉलम से। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम था, मैंने फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, और ये सारी फर्स्ट मल्टीप्लाई करके हम नए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम भरते रहेंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम सारी रोज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से सीरियल वाइज, और सेकंड कॉलम भरते रहेंगे नए मैट्रिक्स का। समझ में आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि अगर दोनों मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वही कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे आप पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते थे, यहाँ पर आप देखते हो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अब इसमें रोज कितनी है 1 2 1 2, है ना, कॉलम्स कितने हैं 1 2 1 2, तो 2 रोज है इक्वल्स टू 2 कॉलम्स, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यहाँ पे ऑर्डर का फर्क नहीं है, ऑर्डर चाहे ऑर्डर सपोज यहाँ पे ये मैट्रिक्स होता 3 × 3 का, यहाँ पे होता मैट्रिक्स 3 × 1 का, तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती थी। कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि दोनों की रोज और कॉलम्स मैच करें, कि एक मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मैच करें। सो नंबर of rows of first matrix is equals to number of columns of second matrix। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको चाहे दोबारा समझ लो, दोबारा से रिपीट बैक करके, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक लॉजिकली इसके मैथ्स में समझा देती हूँ, वो क्यों। सपोज ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m × n है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n × p होना चाहिए, कि ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़
ये कॉलम और ये रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे n इंटू पी की बजाय p इंटू z हो या p इंटू n भी हो, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती। वो क्यों? क्योंकि m इंटू n इंटू n इंटू p, जो ये चीज़ मैंने ली है, ये चीज़ यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, तो नए मैट्रिक्स आपका m इंटू p का बन जाएगा। नंबर जो मर्जी हो डजंट मैटर, बस ये दोनों सेम होने चाहिए अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, सपोज 1 इंटू 3 मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स 3 इंटू 2, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 3 दोनों सेम है, कॉलम और रो सेम है। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी 1 इंटू 2 की, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स बनेगा 1 इंटू 2 का बनेगा। लेट्स से आपका मैट्रिक्स होता 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जितना मर्जी जो लगा लो, आप ये दो मैट्रिसेस के ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब है कि दो मैट्रिसेस आपके इस ऑर्डर के हों कि 3 रोज हो 2 कॉलम्स हो, और दूसरे मैट्रिक्स में 4 रोज हो 3 कॉलम्स हो, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो सेम होनी चाहिए इनकी तरह। ठीक है, और इनकी तरह जैसे इसमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था, ये भी था 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये दोनों सेम हो गए। तो जब मल्टीप्लिकेशन हुई, आपके पास लास्ट में क्या बन गया मैट्रिक्स? 2 इंटू 2। सी 2 इंटू 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, बाकी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये ऑर्डर्स को देखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में सारा समझ आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर ए बी दो मैट्रिसेस ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, तो पहले अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लो और फिर सी को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो उसका आंसर होगा वो, अगर आप बी सी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर ए को मल्टीप्लाई तो इक्वल होगा। कि अगर दोनों साइड्स ऑफ मैट्रिसेस डिफाइंड है कि अगर इनका ऑर्डर मैच कर रहा है, ऑर्डर इन द सेंस की जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं ए और बी की, और यहाँ पे सी की, ए बी सी यहाँ पर इनकी मैच कर रही हैं तीनों चीज़ें, तो जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं? आपके 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, तो अगर आप पहले बी और सी को ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई करो ए के साथ, तो वो आंसर इक्वल होगा। अगर आप इसके बजाय ए को मल्टीप्लाई करो या फिर ए से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो। ठीक है, तो या तो आप पहले एडिशन कर लो फिर मल्टीप्लिकेशन, या पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर एडिशन कर लो, आपका आंसर सेम होगा। अगर ए बी सी का जो ऑर्डर है और जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो मैच कर रहे हैं, तो अगर सब कुछ मैच कर रहे हैं, दोनों साइड से इक्वालिटी डिफाइंड है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ए और बी को पहले ऐड करो मल्टीप्लाई करो सी से, या फिर आप ए सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर रहे हो, मतलब पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, है ना, जैसे भी कर रहे हो, अगर दोनों साइड्स डिफाइंड है, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कॉलम सब कुछ डिफाइंड है, सेम है, इक्वल है इनका, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक भी चीज़ इक्वल ना हुई, ऑर्डर या नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम्स इसके ना इक्वल हुए, फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थर्ड लॉ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कि अगर आई को मल्टीप्लाई करते हैं, अब ए कोई भी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हो ए से, तो उसका आंसर क्या होगा? ए के इक्वल। ऑब्वियसली 1 और 0 मल्टीप्लाई करो तो आंसर ए ही आएगा। अगर आप आई को मल्टीप्लाई करते हो ए से बाद में, कि पहले ए फिर आई, आगे पीछे करके, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़, अगर यहाँ ये था ऑर्डर 2 का, अगर सपोज आई हो ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑर्डर 3 का हो, तब भी ये चीज़ पॉसिबल है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ तब पॉसिबल है अगर ए भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो, कि ए का जो ऑर्डर हो वो भी 2 हो और यहाँ पर ए का ऑर्डर भी 3 हो। ठीक है, 3 मतलब कि 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2। 2 और मैंने क्यों लिखा? बिकॉज ये मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा अगर ये लॉ आपने एप्लीकेबल करना है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स से, तभी ये चीज़ पॉसिबल है।
तो ए को उसका मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। अगर आप भूल गई हो उसके मैट्रिक्स एंट्री मैट्रिक्स क्या थे, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन करे बहुत डिटेल में, पहले जाके मेरी वो वीडियो देख लो, आपको सारे सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जो प्रॉपर्टीज याद है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसमें कम्यूटेटिव लॉ एक होता था, है ना, तो वो चीज़ मैं बता रही थी। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता, सिर्फ एक स्पेशल केस में होता है। तो आइए वो देखते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है कि अगर ए बी एंड बी ए डिफाइन है मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो तब भी ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल ही होगा कि आप ए बी और बी को मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल आएगा, जरूरी नहीं है। बताते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ए मैट्रिक्स सी है, बी मैट्रिक्स सी है, तो उसका ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1, बी लिख लो 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले करेंगे, तो 1 0 0 0 प्लस 0 1 0, तो 0 ही आ गया। फिर सेकंड रो ये वाली और फर्स्ट कॉलम 0 × 0 0 प्लस -1 × 1 इज -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, तो ये 1 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 1 0 -1 × 0 0, तो ये आ गया आपका ए बी। अब निकालते हैं बी ए। तो बी ए क्या होगा, मैट्रिसेस लिखते हैं 0 1 1 0, उसके बाद ये वाला 1 ए मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 -1। अब मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, तो 0 होगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, तो ये 1 बन गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 0 0 प्लस 1 × -1 -1, ये -1 बन गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 0 प्लस 0 × -1 0। तो देखो ये ए बी और बी ए इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो 10 जरूरी नहीं है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हों तो ए बी इक्वल टू बी ए हो। जब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यहाँ पे ए था फिर बी था, यहाँ पे पहले बी था फिर ए था, जरूरी नहीं है कि आप उल्टा उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, इसलिए कॉम्पिटिटिव लॉ एक प्रॉपर्टी नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। कॉम्पिटिटिव लॉ सिर्फ एक केस में एप्लीकेबल होता है, वो कौन सा केस है, आई एक्सप्लेन दिस। अगर डायगोनल मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको एमसीक्यू में सकते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है नहीं है, सिर्फ स्पेशल केस में है, सिर्फ एक केस में अप्लाई होता है कॉम्पिटिटिव लॉ, किसी केस में अप्लाई नहीं होता। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। आपके पास दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं 1 0 0 2 एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास ये 3 0 0 4, ठीक है, ये वाले दो मैट्रिसेस हैं आपके पास। सो अगर आपके ये तब एप्लीकेबल है अगर आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके से डायगोनल में ही वैल्यू है, बाकी नॉन डायगोनल में जीरो, ए के भी और बी के भी। तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ है ना, उसका ऑर्डर दोनों का सेम है। तो अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तभी सिर्फ ये चीज पॉसिबल है, ए बी इक्वल टू बी ए। दो डायगोनल मैट्रिसेस हो और उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर, सिर्फ इसी स्पेशल केस में कॉम्पिटिटिव लॉ एप्लीकेबल है और किसी केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आइए को निकालें, एक्सप्लेन करते हो सॉल्व करके। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी इक्वल टू 1 0 0 2 एंड 3 0 0 4, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 3 3 प्लस 0 × 0 0, फिर 0 3 0 2 प्लस 2 0 0, फिर 1 0 0 प्लस 0 4 0, फिर 0 0 0 प्लस 2 4 8, तो ये आ गया आपका ए बी। अब निकालते हैं हम बी ए, तो बी ए पहले हम बी लिखेंगे, तो बी इज
3 0 0 4 एंड ए इज 1 0 0 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 इंटू 0 0। तो ये वाला भी 3 आ गया। तो 0 1 0 प्लस 4 0 ज़ा 0। तो 0 3 0 0 प्लस 0 2 ज़ा 0। फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 4 2 ज़ा 8। सो आपका ए बी एंड बी ए इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए आपके। So this is the only special case when the two diagonal matrices having same order, सिर्फ उस केस में कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल करता है कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है और किसी केस में एप्लीकेबल नहीं हो रहा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सो आवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे इज जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स को तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो जब आप कहोगे ए बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो हो, दो मैट्रिक्स हो, तो आप कहोगे कि इनमें से ए या बी में से किसी एक मैट्रिक्स अगर जीरो होगा तभी आंसर जीरो आएगा ना, मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स आंसर जीरो आ सकता ही नहीं है। नो, इट इज पॉसिबल है कि दो नॉर्मल मैट्रिक्स का आंसर भी जीरो आ सकता है। कि इनमें से ए या बी में से किसी एक मैट्रिक्स को जीरो होने की जरूरत नहीं है, दो नॉर्मल मैट्रिक्स का आंसर भी जीरो आएगा। आइए बताती हूँ आपको से। अब देखो ये ए नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करते देखें का आंसर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए, तो ए बी इक्वल टू पहले ए लिख लो 0 0 -1 2, फिर बी लिख लो 3 0 5 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 0 प्लस -1 इंटू 0, तो 0 हो गया। तो 0 3 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 0 5 0 प्लस -1 इंटू 0 0, 0 5 0 प्लस 2 0 0। सी, दो नॉर्मल मैट्रिक्स का आंसर भी जीरो आ सकता है। देखो कहा गया है कि जो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स जीरो हो या कुछ हो, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स जीरो होगा, ये सबको जीरो ऑब्वियसली आगे आना है, पर दो नॉर्मल मैट्रिक्स का आंसर भी जीरो आ सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को वो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पे बेस पर है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना बिकॉज ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट से। तो लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी और कहा गया कि फाइंड बी ए, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, बी ए की वैल्यू निकालो। चलिए करते हैं। तो बी ए इज इक्वल टू, पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 3 5, तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स 2 3 4 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसकी रो, फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 3 ज़ा 15। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हमने बी ए की मल्टीप्लिकेशन करके हमने एक सिंगल मैट्रिक्स बना दिया। अब उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 + 9 इज 11, -4 + 15 इज 11, 4 + 6 इज 10, -8 + 10 इज 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ गुड मैट्रिक्स दिए हुए दो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। फिर स्टार्ट करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे अगर स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन करनी आपके लिए मुश्किल होगी ही, या किसी मल्टीप्लाई कर लोगे। बस सीरियल वाइज स्टार्ट करना है, फर्स्ट 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 सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड। ठीक है, अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो वैसे ही 1 2 3 करके 1 2 3 करके ऐसे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। केयरफुल आपको दो मैट्रिक्स दिए ये और इसमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है।
जरूरी क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम सेम है, जरूरी ये है कि देखने से है सेम नहीं है। ऑर्डर तो इसका क्या है 1 2 3 3 रोज और कॉलम क्या है 1, इसका ऑर्डर ये है। इसका ऑर्डर क्या है 1 रो है, कॉलम क्या है 1 2 3 3 कॉलम, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है, चाहिए भी नहीं हमें, डिफरेंट चीज है, ठीक है। बट क्लास की दोनों कॉलम मैच करते हैं, मेरा था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको होना चाहिए अगर आपको जो मर्जी मल्टीप्लाई करें, एंड ये पार्ट इसको बाकी का मैं दे सकती हूँ, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीपल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इससे जो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको चेक करना क्या हो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इनका ऑर्डर निकालो, फिर इसका फॉलो का वे ऑफ मैच करो, अगर तो अगर बात मतलब ये रह गया और ये दैट मीन्स जो आपको न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। न्यू मैट्रिक्स को हर मल्टीप्लाई तो पहले फर्स्ट में से बात करते हैं और सेकंड में अरे नीचे रहते 1 2 3 फिर सेकंड लो फर्स्ट करें यहाँ पे हम क्या करते हैं थर्ड लो फर्स्ट करें फिर फर्स्ट लो सेकंड लो 1 2 3 सेकंड लो थर्ड लो
पास है, इसको सॉल्व करेंगे। तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y किसके इक्वल होता है? मैंने ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक वीडियो एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने क्लास 11 आइडेंटिटीज में सारा एक्सप्लेन करा था कि सारी जो ये है आइडेंटिटीज, इनका फॉर्मूला कैसे आपको याद करना है। ये ठीक है, cos x sin y cos x सारे फॉर्मूले से, बहुत सारे फॉर्मूले बहुत आइडेंटिटीज है, सारे याद करने में उसके शॉर्टकट मेथड्स बताए थे याद करने के। तो आपको वो मेथड जानने हैं, आपको नहीं पता कि कैसे फॉर्मूलेस याद करने हैं, तो मैं जाके वो वीडियो देख लो। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है ये। cos x cos y माइनस sin x sin y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y, sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस y, फिर 0, देन माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, इसका फॉर्मूला होता है माइनस sin x प्लस y, एंड माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y। तो 0 0 0 1, तो क्या आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है? हर एलिमेंट को चेक करो, अगर एक भी एलिमेंट इक्वल ना हुआ तो आपका आंसर, तो आपका ये इक्वेशन प्रूव नहीं होगी। ठीक है, सी फर्स्ट एलिमेंट या सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी सेम, फिफ्थ भी सेम, सिक्स्थ भी सेम, सेवेंथ एट्थ सारी सेम है। ठीक है, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन ये प्रूव हो गई है। सो अगर आपको ये फॉर्मूलेस जानने हैं कि कैसे मैंने शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूलेस याद करने हैं, सारी आइडेंटिटीज याद करनी है, तो जाके मेरी वो वीडियो देख लो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मूविंग ऑन टू 16th क्वेश्चन, इफ a is equals to this मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, आपको कहा गया कि इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है। मतलब इतनी माथा खपाई करेंगे, ए को पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर सारे क्वेश्चन में वैल्यूज डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और एंड में आंसर आपको 0 निकालना है। गजब माथा खपाई है, पर चलो क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही है। चलिए करते हैं। पहले हम ए है तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये है, दोबारा लिख लो इसको, तभी हम ए स्क्वायर निकालेंगे। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। चलिए निकालते हैं। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 5। समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेन करूँ सारा अच्छे से? कर देती हूँ, कुछ अच्छे समझ आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 1 सॉरी 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर 0 इंटू 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया आपका ये ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ है, जब उसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर निकाल लेते हैं, सारा ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 4 5 0 प्लस ये 2, यहाँ पे 2 प्लस 6 8 0 4 0 2 प्लस 6 8 2 प्लस 3 5 4 प्लस 9 13। ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना है ए क्यूब। मैं सबको इरेज करता कि मैं ए क्यूब निकाल सकूं।
तो अब ये वैल्यू है ए स्क्वायर की, मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, 528040853। ए क्यूब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए, हमने ए स्क्वायर लिख लिया, अब हम ए लिखेंगे। तो 10202021 हमने ए लिख लिया। अब हम ए क्यूब निकाल लेंगे। अब मैं आपको फिर से वैसे नहीं करके बताऊंगी, वो मतलब सारी आपको अब शॉर्ट बताऊंगी कि जैसे हमने ए स्क्वायर निकाला, हमने हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, वैसे हम ए क्यूब निकालते हैं। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16, 16 प्लस 5 इज 21। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 4 इंटू 0 0, तो प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। Now 8 into 1 8 plus 0 into 0 0 plus 13 2 is 26. 26 plus 8 is 34. So 5 into 0 0 plus 0 into 2 0, 8 into 0 0, 0 आ गया। 2 into 0 0, 4 2 is 8, 8 plus 5 into 0 0, तो 8 आ गया। तो 8 into 0 0 plus 2 into 0 0, 3 into 0 0. Then 5 into 2 10 plus 0 into 1 0 plus 8 से 24, 24 plus 10 is 34. Now 2 into 2 4 plus 4 into 1 4, तो 2 plus तो 4 plus 4 8. Now 5 plus 5 into 3 15, 15 plus 8 is 23. Now 8 2 is 16 plus 0 into 1 0, 13 से 39 plus 16 is 55. ठीक है, तो जो ए क्यूब की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। मेरे पास इसकी वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है। अब हम ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, ए क्यूब की वैल्यू ये डाल देंगे, फिर यहाँ पे 6 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन में डाल देंगे। देन 7, फिर ए के हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन में डाल देंगे। देन 2i है, आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का। वाई, बिकॉज ए मैट्रिक्स आपका ऑर्डर 3 का है, तो आई ऑटोमेटिकली ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व वैल्यूज। तो ए क्यू पर लिख लेते हैं। तो 21 12 34, फिर 0 8 0 34 20 55, ये आपका ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर है ना। अब मैं ए स्क्वायर के हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर क्वेश्चन में डाल दूँ। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 6 3 13 जा 78। ठीक है, तो ये आपका 6 ए स्क्वायर हो गया। अब 7 ए, अब मैं ए मैट्रिक्स से हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करके फिर से क्वेश्चन में डालूंगी। तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 7 3 जा 21। अब है आपका 2i, जो आइडियल मैट्रिक्स है 1 0 0 1 का। चलिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर जब बार बार मैंने था, मैंने यहाँ पे 2 2 कर दिया। ठीक है, बिकॉज 2 आए हैं, तो जब सॉल्व करते हैं और इसको 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं, इतने में कंडीशन इक्वल प्रूफ कर ही देते हैं आप। चलिए करते हैं। तो पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे, ये फर्स्ट 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 फर्स्ट, फिर सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ऐसे करके लिखेंगे, लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 21 पहले, फिर माइनस 30, फिर प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, मैं उसको लिख नहीं रही, लो लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना रहे आपको। फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। तो ऐसे आपको, जैसे आपको ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करना है, आपको हमेशा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐसे उठाना होता है, सारे मैट्रिसेस को, उनको एक साथ लिख दो और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैंने वैसे किया, मैंने पहले सबके फर्स्ट एलिमेंट उठाए हैं,
पहले फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, फिर थर्ड रो के, फर्स्ट एलिमेंट उठाए हैं। अब मैं इनके सेकंड एलिमेंट उठाऊंगी, ठीक है, ये वाले, ये और ये, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही है। देन 8, सॉरी यहाँ पे माइनस था, 0 माइनस 0 था, बात तो रहेगी पर चलो लिखना तो है ही है। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, फिर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। हमारा सेकंड कॉलम भी रेडी है, हमने सारे मैट्रिसेस के सेकंड कॉलम उठाया था, ठीक है। अब मैं उठाऊंगी थर्ड कॉलम, अब मैं चारों मैट्रिसेस का थर्ड कॉलम उठाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी। तो 34 स्टार्ट करते हैं। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, फिर 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब देखो क्या इनका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, चलिए देखते हैं। 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30 0, कैंसल आउट हो गया सारा। आई विल एक्सप्लेन, जो मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ। कैंसल आउट हो गया, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इनका आंसर, इस इक्वेशन का आंसर यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका कैंसिल हो गया, 0 आ गया। नेक्स्ट 12 माइनस 12, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 आ गया। फिर 34 प्लस 14 इज 48, 48 माइनस 48 0, ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाओ ये वाले, ये तो है ही 0। फिर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 14 24, 24 माइनस 24 0, ये भी 0 हो गया। देन ये तो है ही 0। फिर 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 0, फिर 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, देन 55 प्लस 21 is 76, 76 plus 2 is 78, 78 minus 78 0, ये भी 0। सो देखा, सारे क्वेश्चन का आंसर हमने 0 निकाल लिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। If A is equals to this and I is equals to this, find K so that A is equals to K minus 2I। मतलब आपको A मैट्रिक्स दिया गया है और I मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है आपको, और इक्वेशन दी हुई है ये वाली, और कहा गया है कि K की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए करते हैं। तो इक्वेशन क्या है? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू KA माइनस 2I। पहले तो हम K को लिखेंगे इसे एक साइड पे और बाकी को लिखेंगे एक साइड पे, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए इक्वेशन को। ए स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू के ए, हमने ऐसे लिख दिया ताकि हम सॉल्व कर लें। अब हम पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, तभी हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ए हमारा क्या है? 3 4 माइनस 2 एंड 3 4 माइनस 2, ठीक है। तो अब निकालते हैं ए स्क्वायर। तो 3 3 is 9, 9 माइनस 2 इंटू 4 8, तो 9 माइनस 8 1, तो 4 3 is 12, 12 minus 2 into 4 minus 8, so 12 minus 8 is 4, so 3 into minus 2 minus 6, then minus 2 into minus 2 plus 4, so minus 6 plus 4 minus 2, so 4 into minus 2 minus 8 plus minus 2 into minus 2 plus 4, so minus 8 plus 4 is minus 4, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ए स्क्वायर की। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, चलिए करते हैं। तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2i, आई की वैल्यू ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2, ठीक है। वैल्यू में अब हम इज इक्वल्स टू के ए क्या है? 3 4 माइनस 2 चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 2 इज 3, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज के स्केलर है ना। तो 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k। अब इसको, अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं,
उस वाली मैट्रिसेस हम इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 3k इज इक्वल्स टू 3, 4k इज इक्वल्स टू 4, -2k इज इक्वल्स टू -2, -2k इज इक्वल्स टू -2। मैंने सारे मैट्रिक्स चारों एलिमेंट्स को आपस में इक्वेट कर दिया और इन सबसे मेरी k की वैल्यू क्या आ रही है, 1। देख लो, ठीक है। सो विद दिस मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने इनिशियल और क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में, ताकि मैं जो बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं एक्सप्लेन करे हैं वो भी एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज ये बेटर मैथ्स पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनली आपके सारे डाउट सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी से जाके मेरा बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।